क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इतिहास की कक्षा 10 की पाठ्य योजना, जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए दोस्तों। और अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास के लेसन प्लान की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और कम से कम 2 से 3 दिन दिया करिए, क्योंकि हो सकता है कि ऑलरेडी आपसे पहले कोई कमेंट कर चुका हो, उसकी वीडियो के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, उसकी लेसन प्लान लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कि 1-2 दिन टाइम लग जाए। लेकिन इतना आप मार्जिन लेके चला करिए कि 1-2 दिन अगर आपको पहले चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दिया करिए। मैं आप लोगों का रिप्लाई तो तुरंत कर देता हूँ, लेकिन बनाने में लेसन प्लान 2 से 3 दिन मैक्सिमम लग सकता है। तो उतना वेट करने के लिए आप लोग उतना टाइम लेके चला करिए। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या लिखा गया है 112। इसी तरीके से आपको अपने फाइल में सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है बीच में। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी आज की कक्षा है 10, वर्ग है अ, विषय है सामाजिक विज्ञान का, उप विषय है इतिहास, कालांश है तृतीय, यानी कि कक्षा 10 के वर्ग अ में सेक्शन ए में तीसरे पीरियड में हम ये चैप्टर पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद आपको अवधि लिखनी है। मानक अवधि आपकी 45 मिनट होती है, तो यहाँ पे अवधि लिखिए 45 मिनट की। छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पे 40 मिनट भी लिखा जा सकता है, लेकिन कक्षा 10 है तो यहाँ पे 45 मिनट ही लिखिए। दिनांक यहाँ पे लिखा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि एग्जामिनर आपकी फाइल अगर फ्यूचर में चेक करता है तो उसको ये पता चले कि आप किस दिन कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए विद्यालय में गए थे। उसके बाद इतनी सारी चीज़ें जो दिख रही हैं आपको, विद्यालय से लेकर दिनांक तक इतनी सारी चीज़ें आपको बोर्ड पे भी लिखना होता है। जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, या तो लपेट से हम पढ़ लेके जाएंगे रोलिंग बोर्ड, उस पर लिखेंगे ये सारी चीज़ें, अगर वहाँ पे बोर्ड नहीं है किसी क्लास में तो। और अगर वहाँ पे बोर्ड है वहाँ का खुद का, तो वहाँ पे आप इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे बोर्ड पे पहले लिखेंगे। उसको इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको फिर प्रकरण लिखना है। प्रकरण लिखना है सिर्फ प्रकरण का नाम नहीं लिखना है अभी, क्योंकि प्रकरण का नाम अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख देंगे तो आपके प्रस्तावना प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और बच्चों को पता चल जाएगा कि वो पढ़ने के वाले हैं। तो प्रकरण तब लिखा जाता है जब आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण बच्चों से निकलवा लीजिए। बच्चों के मुँह से ही बुलवाना होता है। प्रस्तावना प्रश्न का मतलब यही होता है कि वो किसी तरीके से ऐसा प्रश्न पूछे बच्चों से कि वो आपके प्रकरण का नाम बोल दें। उसके बाद यहाँ पे आप आके प्रकरण का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं उद्देश्य आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य है ये सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको अपने विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है, उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखा जाता है पॉइंट वाइज। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है इसके अंतर्गत। तो चलिए देख लेते हैं इसमें पहले पॉइंट को। छात्रों को इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है छात्रों को भूतकाल की घटनाओं से परिचित कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों के हृदय में देश के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में मानवीय मूल्यों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों के में आलोचनात्मक, निर्णयात्मक और मानसिक शक्तियों का विकास करना। ये सामान्य उद्देश्य के 5 पॉइंट है। इसको आराम से आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, जल्दीबाजी में गलती मत करिएगा। वीडियो प्ले रहता है, आप लिखते रहते हैं तो हो सकता है वहाँ पे कभी इधर उधर दिमाग इधर उधर भटक जाए तो थोड़ा सा गलती हो जाता है फाइल में। और फाइल में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो जब ज़्यादा कंटेंट एक साथ देखने को मिले तो वहाँ पे वीडियो पॉज कर लिया करिए, रोक लिया करिए, लिखने के बाद फिर से वीडियो को प्ले कर दिया करिए। अब सामान्य उद्देश्य के बाद आता है हमारा दूसरा उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है कि आपका जो टॉपिक है उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करेंगे आप, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखा जाता है। और इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है इसके अंतर्गत। तो पहला पॉइंट है छात्रों को आपका जो आज का प्रकरण है भारत में राष्ट्रवाद है, तो इसी से रिलेटेड आपका विशिष्ट उद्देश्य होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों को भारत में राष्ट्रवाद के विकास के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को राष्ट्रवाद का अर्थ व महत्व बताना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को बताना। ये 3 विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट है। अब इसके बाद आता है हमारा हेडिंग शिक्षण सहायक सामग्री। जैसा कि इस हेडिंग के नाम से ही प्रदर्शित होता है कि शिक्षण कार्य करते समय जिस भी सामग्री की आप सहायता लेते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो चौक, डस्टर, श्यामपट्टी, इस 3 चीज़ों की तो सहायता आप सभी क्लासेज में लेंगे। उसके साथ यहाँ पे चार्ट लिखा गया है। चार्ट का मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी बना के आप ले जाना चाहते हैं जिसको आप संकेतक के माध्यम से प्रदर्शित करके दिखाना चाहते हैं बच्चों को, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आए, तो वो चार्ट भी ले जा सकते हैं साथ में। और संकेतक लेके जाएंगे तो थोड़ा सा बोर्ड पे समझाने में आपको हाथ से न समझा के, संकेतक एक छोटी सी छड़ी होती है नुकीली सी, उससे अपने बाएं हाथ में लेके या फिर दाएं हाथ में, जिस हाथ से आप लिख रहे हैं उसके अपोजिट हाथ में लेके उससे आप संकेत करके दिखा सकते हैं बोर्ड पे। उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखना है आपको कि छात्रों को देश प्रेम और भारत में के इतिहास की सामान्य जानकारी है।
अब पूर्व ज्ञान के बाद आता है हमारे लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका नाम है हेडिंग का प्रस्तावना प्रश्न। आप सभी को अगर लेसन प्लान से थोड़े बहुत भी आप परिचित हैं तो आप सभी को पता होगा कि प्रस्तावना प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले इसके बनाने के तरीके में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि मिनिमम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है इसके अंतर्गत। 3 स्ट्रक्चर होगा इसका, या 2 कॉलम का स्ट्रक्चर होगा, या 3 कॉलम का स्ट्रक्चर होगा, ये भी ध्यान देना होता है कि क्रम संख्या रहेगा कि नहीं रहेगा। काफ़ी आपके ये स्कूल के ऊपर, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा स्ट्रक्चर देते हैं आपको बनाने के लिए। वैसे क्रम संख्या रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और होना भी चाहिए। तो ये 3 कॉलम का स्ट्रक्चर है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया। छात्राध्यापक कथन की जगह आप लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, बच्चों से पूछेंगे तो उनको छात्रों से, छात्र छात्राएं जो भी हैं वो उनको सभी को छात्रों बोलेंगे आप। तो बोलेंगे कि छात्रों बताइए हम लोग किस देश में रहते हैं, तो बच्चे बता देंगे भारत में। आसानी से इस चीज़ का आंसर दे देंगे। अब जब बच्चे आपके प्रश्न का आंसर देंगे तो दूसरा जो प्रश्न बनाएंगे उनका जो पहले प्रश्न का आंसर आया है उसी से अपना दूसरा प्रश्न बनाएंगे। दूसरे प्रश्न का जो आंसर आएगा उससे अपना तीसरा प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से बनाएंगे कि 2 प्रश्न जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए रहें। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले प्रश्न का आंसर है भारत में। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा यहाँ पे, आसानी से इस तरीके से आप बना सकते हैं, हम सब भारतीय अपने देश में के प्रति कैसी भावना रखते हैं। यानी कि अब वहाँ पे सभी जो छात्र रहेंगे वो भारत के ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो उनसे बोलेंगे कि हम सब भारतीय अपने देश के प्रति कैसी भावना रखते हैं। तो बच्चे तो ये जाहिर सी बात है कि कई आंसर देंगे, एक ही आंसर तो रहेगा नहीं, वहाँ पे कई आंसर रहेगा। तो उसमें से यहाँ पे 2-3 आंसर आप जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि आंसर आ सकता है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। देश प्रेम की भावना रखते हैं, राष्ट्रीयता की भावना रखते हैं, देशभक्ति की भावना रखते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ यहाँ पे लिखा जा सकता है कि कैसी भावना भारतीय अपने देश के प्रति रखते हैं, तो वहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे फिर बनता है कि राष्ट्रीयता की भावना रखने वाले, जैसे इसमें आ गया राष्ट्रीयता की भावना उत्तर में दूसरे प्रश्न के, तो तीसरा प्रश्न आप यहाँ पे राष्ट्रीयता से बना सकते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना रखने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका भी एक से ज़्यादा आंसर आ सकता है। देश प्रेमी कह सकते हैं, देशभक्त कह सकते हैं, राष्ट्रवादी कह सकते हैं। तो राष्ट्रवादी जैसे ही आया, अब चौथा प्रश्न यहाँ पे बनाइए, राष्ट्रवाद का उदय जब भारत में हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी चीज़ का उदय हुआ है तो उसको अगर भारत में पूछ रहा है तो भारत में राष्ट्रवाद कहेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा। आपकी क्लास में जाहिर सी बात है कक्षा 10 के बच्चे हैं तो उनको इतिहास की जानकारी है इतनी, और किसी क्लास में जाएंगे तो 20-25 कम से कम बच्चे होंगे, तो उसमें से कोई ना कोई बच्चा भारत में राष्ट्रवाद जरूर बोलेगा। उसके बाद जैसे ही ये बोले तो आपका प्रकरण यहाँ पे निकल गया। तो अब उस प्रकरण से रिलेटेड कुछ ऐसा प्रश्न पूछिए कि बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर सही से ना दे पाएँ, थोड़ी सी डिटेल में चीज़ें पूछ लीजिए। तो 5वां यहाँ पे प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ। तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, अगर देंगे भी तो सही हो सकता है ना दें, और सही भी देंगे तो डिटेल में नहीं बता पाएंगे। तो वो ये प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा, और जैसे ही प्रश्न समस्यात्मक होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। छात्रों आज हम लोग कक्षा 10वीं इतिहास अध्याय 4 भारत में राष्ट्रवाद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे अध्याय 4 की जगह अध्याय 3 कर लीजिएगा, यहाँ पे गलती से मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो इसको ध्यान देके अध्याय 3 में कर सकते हैं। या इस चीज़ को, उद्देश्य कथन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि छात्रों आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको। तो इस चीज़ को ध्यान दे दीजिएगा। अब उसके बाद आता है हमारा, आपने बता दिया बच्चों को कि आप उनको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो अब सैमपट पे जो आपने खाली स्थान छोड़ा था उसको पहले तो भर दीजिए, अपना प्रकरण लिख दीजिए वहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद आप आ जाइए अगले हेडिंग पे, प्रस्तुतिकरण पे, यानी कि अब उनको पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब उस चीज़ को आप पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण का कॉलम देख लीजिए, 5 कॉलम बनता है यहाँ पे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधियाँ और सैमपट कार्य। अब थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी से सारी चीज़ें दिख जाएँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिखना है आपको जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं, जो पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। तो राष्ट्रवाद का अर्थ सबसे पहले आपने उद्देश्य कथन में आपने लिखा था, जो उद्देश्य कथन कह रहे हैं कि जो विशिष्ट उद्देश्य था आपका, उसमें लिखा था कि अर्थ बताएंगे, तो राष्ट्रवाद का अर्थ जरूर बताइए। यहाँ पे स्पष्टीकरण दीजिए। छात्राध्यापक कथन में आप स्पष्टीकरण देंगे कि राष्ट्रवाद एक भावना है जो हमें अपने दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम को दर्शाती है। ये हो जाएगा स्पष्टीकरण, यानी कि आपने राष्ट्रवाद की परिभाषा, अर्थ बता दिया बच्चों को। इस चीज़ को छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये शिक्षण विधियों में स्पष्टीकरण दे रहे थे तो स्पष्टीकरण विधि आ जाता है, और सैमपट कार्य पे आप उसकी परिभाषा लिख दीजिए जिससे बच्चों को समझ में आ जाए, अगर कोई बच्चा ध्यान से सुन ना पाया हो तो, कि देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट, भारत में राष्ट्रवाद। क्योंकि आपका टॉपिक तो यही है तो इसको डिटेल में आप बताएंगे, तो इस चीज़ को डिटेल में आप देख लीजिए यहाँ पे कि सन 1919 के बाद से के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था, उनमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे। इसी समय एक नया नेता सामने आया
और उसने संघर्ष का नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। महात्मा गांधी, जिसका मतलब यहाँ पे आपको महात्मा गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है। अब उसके बाद लिखना है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ के लोगों को नस्ल भेद सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। मतलब वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने देखा था इस चीज़ के बारे में, सत्याग्रह के बारे में, कि वहाँ की जनता अपने सरकार के प्रति जो वहाँ की सरकार नस्ल भेद करती थी उससे किस तरीके से सत्याग्रह आंदोलन करके उन्होंने अपनी चीज़ मनवाई थी। उसी को गांधी जी जब भारत आए तो उसी चीज़ को यहाँ पे उन्होंने फॉलो किया। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इसी समय से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो आपसे पूछा गया था कि स्टार्टिंग में कि राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, तो इस चीज़ को इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके सामने आप देख लीजिए क्या लिखना है। छात्र छात्रा क्रिया वाले कॉलम में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझने की कोशिश करेंगे। ये व्याख्यान दे रहे थे तो व्याख्या विधि हो जाएगी या फिर व्याख्यान विधि लिख सकते हैं। उसके बाद श्यामपट कार्य पे आप लिख दीजिए, महात्मा गांधी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। अब लास्ट में आपका आता है तीसरा पॉइंट यहाँ पे शिक्षण बिंदु में, राष्ट्रवाद का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पे उसको लिख दीजिए आप कि उस समय के अंग्रेज शासकों की गलत नीतियाँ ही राष्ट्रवाद के उदय की मुख्य कारण थी। इतनी सारी चीज़ें हैं। अभी ये भी व्याख्यान विधि था, तो यहाँ पे इसके सामने शिक्षण विधियों में व्याख्या विधि लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका पूरा प्रस्तुतिकरण हो गया है। प्रस्तुतिकरण आप देख लीजिए, वीडियो रोक के आप आराम से लिख लीजिएगा, इसमें गलती मत करिएगा कोई भी। अब प्रस्तुतिकरण के बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न, यानी कि यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछा जाएगा, जिससे अगर उनका ध्यान इधर उधर 40 मिनट की क्लास में भटक रहा है तो उनका ध्यान ना भटके और पढ़ाई की तरफ लगा रहे। तो जब उनका ध्यान भटकने लगे तो एक अच्छा शिक्षक की ये निशानी होती है कि पहचाने कि बच्चों का ध्यान कब भटक रहा है और उसी समय क्लास से क्वेश्चन पूछ ले। तो यहाँ पे मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं इसके अंतर्गत। पहला प्रश्न है राष्ट्रवादी किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। अब पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न यहाँ पे शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है, साथ ही साथ बच्चों का भी मूल्यांकन हो जाता है इससे, जिससे शिक्षक को पता चलता है कि उसने जो 40 मिनट की क्लास में पढ़ाया वो बच्चों को कितने अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया तो बच्चे उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अगर अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया तो कोई भी बच्चा उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सही से नहीं दे पाएगा। इसमें भी मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रवाद की भावना का अर्थ क्या है, या फिर राष्ट्रवाद की भावना का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण क्या है। और यहाँ पे प्रश्न पूछने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपने जो चीज़ पढ़ा है उसी से प्रश्न पूछिएगा, ज़्यादा कठिन प्रश्न बनाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जब बच्चे सहजता महसूस करेंगे तो अच्छे से उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब लास्ट में आता है हमारा लेसन प्लान का हेडिंग, गृह कार्य। किसी भी लेसन प्लान का सबसे लास्ट हेडिंग होता है गृह कार्य। तो यहाँ पे बच्चों को ऐसा कार्य दीजिए जितना आपने पढ़ाया है, छोटे से प्रश्न में, 1 प्रश्न में, 2 प्रश्न में, आप पूरे चैप्टर में जो आपने आज 40 मिनट 45 मिनट की क्लास में पढ़ाया है उसको कैसे कवर करेंगे, 1 प्रश्न बना के या 2 प्रश्न बना के उसको पूरा कवर करने की कोशिश करिए, जिससे बच्चों को लिखने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और आराम से 1-2 प्रश्न में वो कवर हो जाए सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न पूछा गया, भारत में राष्ट्रवाद कब से शुरू हुआ तथा इसमें मुख्य रूप से किस व्यक्ति ने अपना योगदान दिया था। तो ये था हमारा गृह कार्य। गृह कार्य समाप्त होने के बाद आपको पता है कि लेसन प्लान भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के द्वारा मांगी गई वीडियो को अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप आराम से वो वीडियो देख सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।